अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने कराची शहर को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। कैसे हुआ और क्या हुआ, आइए आज बताता हूँ थिंक टुडे के इस व्लॉग में। एक ऐसा सानिया जो अगर हो जाता तो कराची शहर में हजारों लोगों की मौत हो जाती, सैकड़ों घर तबाह हो जाते और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो जाता। सोचें, आप अपने घर या बालकनी की छत पर खड़े हैं, अचानक आपको अपनी बिल्डिंग की तरफ एक जहाज आता हुआ दिखाई देता है। आप डर जाते हैं, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और अचानक जहाज की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। आप पहले अपने बारे में सोचते हैं और फिर शहर के बारे में सोचते हैं। आपके पसीने छूट रहे हैं, जहाज करीब आता रहता है और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने कराची शहर को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। रात के 9:45 बजे अरब का समंदर और एक जहाज जो अचानक रडार से गायब हो जाता है। 5 जिंदगियां एक ही लम्हे में स्क्रीन पर एक नुक्ते में बदल जाती हैं। सब कुछ रुक जाता है। रेडियो पर खामोशी, रडार पर सन्नाटा और सिग्नल पर सिर्फ बीप। कराची से सिर्फ 155 नॉटिकल मील के फासले पर एक बोइंग 737 कार्गो तैयारा फिजा में गायब। सवाल ये है कि क्या ये तकनीकी खराबी थी या इस फ्लाइट के आखिरी के 3 मिनट कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। क्या उस कॉकपिट में बैठे पायलट ने जहाज का रुख जानबूझकर समंदर की तरफ मोड़ा ताकि वो शहर कराची को एक खतरनाक हादसे से बचा सके? ये सवाल अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, मगर हर उस शख्स के जहन में है जो इस वाकये की टाइमलाइन पर नजर रखे हुआ है। और आज मैं उसी टाइमलाइन को मिनट बाय मिनट डिस्कस करूंगा। तो ये 7 जुलाई की रात थी। K2 एयर की परवाज नंबर KTA 1732 शारजा से कराची के लिए रवाना होती है। ये कार्गो परवाज थी जिसमें मुसाफिर नहीं बल्कि सामान लोड था। जहाज की रजिस्ट्रेशन APBOI थी और ये एक बोइंग 400 737 फ्रेटर था। ये जहाज 27.5 साल पुराना था मेरे भाई। 1997 में ऑर्डर हुआ था और 1999 में पहली बार फिजा में बुलंद हुआ था। ये पहले एरोफ्लोट के पैसेंजर फ्लीट का हिस्सा था, फिर इंडोनेशिया की कार्गो एयरलाइन से उड़ाया गया और 2012 में इसे कार्गो जहाज में तब्दील कर दिया गया। यानी ये जहाज कई दिहाइयों से फिजाओं में उड़ता ही जा रहा था। इसके मालिक भी बदलते रहते थे और जहाज बस उड़ता ही रहता था, यहाँ तक के उड़ते उड़ते गायब हो गया। उस वक्त पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 9:18 थे। इस जहाज से कराची के एरिया कंट्रोल सेंटर को एक पैगाम भेजा गया जिसमें पायलट नेविगेशन सिस्टम में खराबी बता रहा था। कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से जहाज को फौरन रहनुमाई फराहम करना शुरू हो गई। यहाँ तक के सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक आम टेक्निकल मसला जो रोजाना दुनिया भर में दर्जनों जहाजों को पेश आता होगा। मगर 3 मिनट बाद ठीक रात 9:21 पर यह पूरी की पूरी कहानी बदल के रह गई। जहाज अचानक तेजी से नीचे आना शुरू हो गया और इसके साथ ही जहाज ने अपनी सिमत भी अचानक बदल ली। एक तेज डिसेंट और एक अचानक हेडिंग चेंज बैक वक्त। एविएशन की दुनिया में ये कॉम्बिनेशन खतरे की सबसे बड़ी निशानी समझा जाता है। आम टेक्निकल खराबी होने की सूरत में तो जहाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऊंचाई खोता है मगर रुख तब्दील नहीं करता, और यहाँ दोनों चीजें एक साथ हुई और इसके बाद फौरन रडार और रेडियो राब्ता मुनक़ता। K2 एयरवेज की फ्लाइट 1732 फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट रडार 24 ने अपने ब्लॉग पर बताया कि ADS-B डेटा के मुताबिक जहाज के क्रैश का मकाम कराची का साउथ वेस्ट हो सकता था, मगर वो वहीं से अरब के समंदर की तरफ मुड़ गया। इस वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को फाइल कर दिया। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी फौरन शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान नेवी ने अपना जंगी जहाज यानी कि PNS जुल्फ़िकार भी मुतासिरा इलाके की तरफ रवाना कर दिया। इस जहाज में 5 अफराद सवार थे। K2 एयरवेज ने अपने लिंक्डइन पेज पर अमले की शनाख्त की तस्दीक दी, यानी कि कमांडर मोहम्मद रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान और 2 इंजीनियर्स यानी कि आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद। 5 फर्द और 5 खानदान जो अपने प्यारों का अब सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, शायद जिंदगी भर। अब सवाल यह है कि नेविगेशन सिस्टम की खराबी, अचानक डेसेंट और हेडिंग चेंज, ये सब इकट्ठे ही क्यों हुए? एविएशन माहिरीन इस बारे में बताते हैं कि इस तरह के वाक़ये के पीछे आम तौर पर 3 पॉसिबल वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, ऑटो पायलट या फ्लाइट कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की खराबी। नंबर 2 है इंसानी गलती, खास तौर पर रात के वक्त जब पायलट नेविगेशन सिस्टम की खराबी को दस्ती तरीके से दुरुस्त करने की खुद ही कोशिश करे। और नंबर 3 सबसे संगीन है, यानी कि स्ट्रक्चरल या मैकेनिकल फेलियर होना, जो जहाज को मुकम्मल तौर पर बेकाबू कर सकता है। और इस केस में अभी तक कोई भी हतमी वजह सामने नहीं आई और ये सिर्फ तहकीकाती टीम का काम होगा कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद असल वजह बताए। अगर ब्लैक बॉक्स समंदर की गहराइयों से मिल सके तब। और यहीं से एक अलग सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पायलट ने आखिरी लम्हात में उन 3 मिनट्स में
جان بوجھ کر جہاز کا رخ آبادی سے دور کھلے سمندر کی طرف موڑا تھا۔ دنیا بھر میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کئی بار پائلٹس نے تباہی کے آخری سیکنڈز میں ایسے فیصلے لیے ہیں جس میں سٹی کو بچانے کے لیے ایسی چیزیں کی جائیں، جہاز کو دور لے جایا جائے، مگر اس مخصوص کیس میں ابھی تک کوئی بھی سرکاری بیان اس نظریے کی تصدیق نہیں کرتا۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو پاکستان کی ایویشن تاریخ میں بھی اس واقعے کو ایک الگ ہی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 2016 میں PIA کی فلائٹ PK661 یعنی کہ ایک ATR طیارہ حویلیہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ اس حادثے کی بنیادی وجہ ناقص مینٹیننس تھی، ایک پروپیل بلیڈ کی خرابی جس کے پیش آنے کا امکان اربوں میں صرف 1% ہوتا ہے، مگر ناقص دیکھ بھال کی وجہ سے وہ رسک بھی بڑھ گیا تھا۔ اس وقت کی رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا تھا کہ PIA کے پاس دنیا بھر کے کسی بھی ATR آپریٹر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ان فلائٹس کے انجن فیل ہونے کا ریشو تھا۔ پھر 2020 کی بات کریں تو PIA کی وہی پرواز 8303 جس کا ذکر میں نے انٹرو میں کیا تھا، لاہور سے کراچی آتے ہوئے رن وے کے قریب ماڈل کالونی میں گر کر تباہ ہوئی۔ 99 میں سے 97 افراد جاں بحق ہو چکے تھے۔ تحقیقات میں سامنے آیا تھا کہ پائلٹ نے بار بار کاکپٹ وارننگ اور ایئر کنٹرول ٹاور کی ہدایات کو نظر انداز کیا تھا، ایک انسٹیبل اپروچ جاری رکھی تھی۔ رپورٹس تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایویشن حکام نے PIA کی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں موجود سنگین خامیاں پائی تھیں اور فلائٹ ڈیٹا کا محض 5% حصہ ہی باقاعدگی سے تجزیے میں شامل کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا K2 ایئر ویز کی اس فلائٹ کے معاملے میں بھی اسی پیٹرن کا تسلسل دیکھا جا رہا ہے؟ ایک 27.5 سال پرانا جہاز جو کئی ایئر لائنز اور کئی ملکوں سے گزر کر آخرکار پاکستان کے کارگو بیڑے کا حصہ بنا تھا، کیا اس کی یہ طویل فلائنگ ہسٹری ہی اسی حادثے کی وجہ بنی، یا یہ محض ایک اتفاق ہے جس کا پرانے حادثات سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ فرق واضح رہنا چاہیے، یہ ایک نجی کارگو آپریٹر کا جہاز تھا، PIA کا نہیں، اور دونوں کا ریگولیٹری اور مینٹیننس ریکارڈ الگ الگ ہے، مگر پاکستانی فضائی نگرانی کا نظام CAA یعنی سول ایویشن اتھارٹی دونوں پر ہی ایکول ذمہ دار ہے۔ آج جیسے جیسے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، سمندر میں اب بھی اس جہاز کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان نیوی، ایئرپورٹس اتھارٹی اور دیگر ادارے مل کر اس جہاز کے آخری نشان تلاش کر رہے ہیں۔ 5 خاندان اس وقت صرف ایک فون کال کے منتظر ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ آخری 3 منٹ اس جہاز کے کاکپٹ میں کیسے گزرے ہوں گے؟ کیا ہوا ہوگا؟ جو آپ کو لگتا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ اپنا خیال رکھیں اور تھنک ٹوڈے کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔